चलो तो है गाइस, आज से अपन स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वेटेज लिख के रखो 5 to 10 मार्क्स, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 मार्क्स। दिस चैप्टर इज हार्ट ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी का लेवी किस पे होता है? सप्लाई। तो सप्लाई क्या है ये अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए उसका नाम रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, अच्छा अगेन पहला स्टेप, आज का डेट आप डाल दो जो रिकॉर्डेड है, करेक्ट ना? और टोटल कितने लेक्चर आपको ड्राइव में दिखी जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली अराउंड मेरे हिसाब से 5 to 6 डेज का टारगेट रखो आप। मतलब यहाँ से 6 दिन का आप टारगेट लिख दो, यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट, 6 दिन में आपको लेक्चर कंप्लीट करना है। रिवीजन कब करना है? अराउंड मतलब मेरा हिसाब से पहला रिवीजन आफ्टर 15 डेज होना चाहिए, मैं चैप्टर खत्म करने के बाद। तो चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ पे आपको लिख के रखना है कि लेट से चैप्टर ये आज कितना तारीख है? आज 12, 11, 17 को खत्म हो गया, तो अराउंड 30 तारीख को आपको रिवीजन करना है। और ये 3 दिन में खत्म हो सकता है रिवीजन। 1 तारीख को रिवीजन, सो एक 15 दिन के बाद रिवाइज करो चैप्टर खत्म होने के बाद, ताकि अपन वो परफेक्ट हो जाता है ना? तो लेक्चर कंप्लीट करना, एक 15 दिन के बाद रिवीजन रखो। इमीडिएटली रिवाइज का तो याद रहता ही है, बट एक 15 दिन के बाद किया ना, हाँ, तो डेली क्या करना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो घर पे बस रिवाइज करना है कि समझा कि नहीं, एंड 15 दिन के बाद उसको प्रॉपरली एक बार रिवाइज करना है। टेस्ट पेपर मैं जब भी दूंगा अगले 2 दिन में आपको यहाँ पे लिख देना है, कंप्लीट करना है टेस्ट पेपर। स्कैनर के क्वेश्चन में जब दूंगा उसके बाद अराउंड 1 वीक का आपको समय दूंगा, डिपेंड्स कितने क्वेश्चंस दिए। यहाँ पे तो मैंने 4 पेपर लिखे हैं, अपन ज़्यादा ही कर रहे हैं, अपन मैक्सिमम पेपर कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। चलो, तो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले अपने को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिलेवेंट टर्म्स, जो मैं इस चैप्टर में आगे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन है पर्सन। ये डायरेक्ट टैक्स में भी अपन पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स में 7 कैटेगरी के पर्सन है ना? तो यहाँ पे ये 7 भी है और प्लस एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता है, बट जीएसटी इज पेबल बाय गवर्नमेंट ऑल्सो। जीएसटी इज पेबल बाय गवर्नमेंट ऑल्सो। मैंने कंप्यूटर सप्लाई किया, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्यूटर सप्लाई किया, म्यूनसिपैलिटी को सप्लाई किए, लोकलिटी को सप्लाई किया, तो उस पर जीएसटी आता है। कुछ जगह पे एग्जाम्पशंस है, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है कि इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो लायबल टू पे जीएसटी। गवर्नमेंट इज ऑल्सो लायबल टू पे व्हाट? जीएसटी। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको रिस्टार्ट करके देखता हूँ, देखते क्या होता है। तो देखो, ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6, ये लाइन नहीं चाहिए, ये एक ही है, करेक्ट ना? बस इसके नीचे के जो वो है नए हैं, ये भी अपन ने पढ़ा है, करेक्ट ना? अभी देखो कौन कौन इसमें है। एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट और प्रोविजनल एक्ट, ये सब अपने पढ़ा ही है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी नहीं चाहिए। लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये बस मेरे को आपको दिखाना था। ट्रस्ट एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो इतने सारे लोग पर्सन के डेफिनेशन में कवर्ड है, एकदम सिंपल। तो ये पढ़ना क्यों है? क्योंकि एवरी पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी। तो पर्सन का डेफिनेशन अपन ने पढ़ लिया है। यस, सब भी कवर्ड है, किसी को नहीं छोड़ा। यस, इंस्टीट्यूट भी कवर्ड है ना? एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर स्टेट और सेंट्रल एक्ट है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड है ना? तो अपने इंस्टीट्यूट भी इसमें कवर्ड है। इंस्टीट्यूट के भी जो होता है ना सीईपी, नंबर ऑफ आवर्स ट्रेनिंग, उस पर जीएसटी लगता है। हाँ, फीस के ऊपर नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन जो मैं मेंबर हूँ, तो मेरा मेंबरशिप जिंदा रखने के लिए 50 आवर्स का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, सीईपी बोलते हैं उसको, सीईपी आवर्स सबके लिए है, 20 है, 30 है, 50 है, हर एक इंस्टीट्यूट का रूल अलग अलग है। फिर वो वैसा है, हर साल नहीं तो मेंबरशिप गया, तो मतलब अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको
वो नॉर्म्स पता नहीं क्या, बट वो 30 आवर्स का ट्रेनिंग रहता है। तो अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, वहाँ पे जाके अटेंड करना पड़ता है कंपल्सरी इफ़ यू वांट टू रिमेन जिंदा। मतलब जिनको प्रैक्टिस करना है उनके लिए तो मेरे को करना ही पड़ता है, नहीं तो मेरा COP जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वही गायब हो जाएगा एंड फिर मैं कोई भी चीज़ सर्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो उस पर GST आता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। यस यस कौस्तुभ, थैंक यू सो मच। कौस्तुभ ने कहा कि इसे आपने बहुत अच्छा लिखा है। जरूरी है ना जब तक पास नहीं तब तक लगे रहो। ये इंस्टीट्यूट के लिए लिखा है मैंने। चलो नाउ देखो, रिस्टार्ट किया, मेरे को दिखने लगा। नाउ आई कैन सी माई सेल्फ जिंदा। नाउ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। IMP लिखो, टीम डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट क्यों लाएगा आपको थोड़ा समझ में आएगा। जब भी GST आया था 2017 में, उसमें क्या था, अभी गुड सर्विस सब कंबाइन कर दिया ना, तो गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस क्या था कि अगर मेरे महाराष्ट्र में 4-5 भी बिजनेस है तो भी मैं एक ही नंबर ले सकता हूँ। तो इनिशियली विद इन वन स्टेट ओनली 1 नंबर वॉज अलाउड पर पैन कार्ड, क्योंकि GST इज अ पैन बेस्ड नंबर। GST में आपके पैन कार्ड के 10 डिजिट्स रहते हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन में। बट बाद में उससे क्या हो गया, बिजनेसमैन का ITC सब मिक्स हो गया ना, रिटर्न एक ही जाएगा सभी बिजनेस का, तो ITC क्या हो गया, मिक्स हो गया, अकाउंटिंग कंफ्यूजन हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसलिए बिजनेसमैन ने रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट को बोला कि प्लीज अलाउ अस टू टेक मोर देन 1 नंबर विद इन स्टेट, वी वांट GST अकाउंटिंग बिजनेस वाइज, क्योंकि वो कंबाइन हो गया तो हमारे लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। इवन कंसल्टेंट के लिए भी चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके सभी बिजनेस का एक ही GST रिटर्न, तो इसका उसका ITC मिक्स होता था, तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आते थे। तो गवर्नमेंट ने फिर अलाउ कर दिया। तो अभी क्या होता था, जब मेरा एक ही नंबर है विद इन स्टेट, जैसे महाराष्ट्र में मेरा एक नंबर है, तो मेरे गुड्स एक ब्रांच से अगर दूसरे ब्रांच पे जा रहे हैं तो उसको मैं ब्रांच ट्रांसफर मानता था, उस पर GST नहीं आता था। लेकिन अगर मैंने विद इन स्टेट अगर मैंने 2 नंबर लिए, भले दोनों नंबर मेरे ही है, और उसमें अगर सप्लाई होता है तो उस पर GST आता है। अभी टेक्निकलिटी सेम, मैं ही हूँ, विपुल शाह सर का ही पैन कार्ड है, मेरे 3 अलग अलग बिजनेस है, बट मेरा पैन कार्ड एक ही है ना, तो देखा जाए तो ये अलग पर्सन है, एक ही है, लीगली एक ही पर्सन है, बट GST लगाने के लिए उसको माना गया डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन, एज्यूम टू बी डिस्टिंक्ट, वहां से वो वर्ड है डीम डिस्टिंक्ट। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, करेक्ट ना। तो पहले इनिशियली जब GST आया था तो वैसे अलाउड नहीं था, एक स्टेट में आपको एक ही नंबर लेना है पर पैन कार्ड, बट अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। अभी मतलब काफी साल हो गए, आई थिंक इमीडिएटली कर दिया, 18-19 में कर दिया अलाउड, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद, कर दिया है। सो नाउ विद इन 1 स्टेट आई कैन टेक डिफरेंट नंबर्स। मतलब मेरा आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसका आप अलग GST नंबर लो, आपके क्लासेस है उसका अलग नंबर लो, आपका मोबाइल का शॉप है उसका अलग नंबर लो, करेक्ट ना। तो ऐसा है। तो अभी इमेजिन करो मेरे क्लासेस है और मेरा लैपटॉप का दुकान है, मैंने 2 अलग अलग GST नंबर लिए, तो लैपटॉप जब मेरे शॉप में से यहाँ पे सप्लाई होंगे तो उस पर GST आएगा। भले पैन कार्ड नंबर दोनों का सेम ही है, विपुल शाह का पैन कार्ड नंबर क्या है, सेम ही है। तो इनकम टैक्स में वो नहीं दिखेगा एज अ सेल्स, इनकम टैक्स में ब्रांच ट्रांसफर दिखेगा, क्योंकि पैन नंबर क्या है, सेम है, बट GST में उसको काउंट किया जाता है, GST में उसको ब्रांच ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उस पर GST आएगा, क्योंकि नंबर 2 क्या है GST, पैन कार्ड से में नंबर क्या है अलग अलग है, नंबर क्या है अलग अलग है, नंबर क्या है अलग अलग है, तो उस पे GST आएगा एंड सामने वाली ब्रांच को क्रेडिट भी मिलेगा। सो देयर इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट। तो लैपटॉप का शॉप में से मेरे ऑफिस में 2 लैपटॉप आए, दोनों मेरा ही है, बट GST नंबर क्या अलग है, तो वो GST ला के भेजेंगे, मैं GST पे कर दूंगा, वो भर देंगे और मेरे को उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। हाँ, पैसे की लेन देन नहीं होगी क्योंकि दोनों मेरे ही है, वो अकाउंटिंग कैसे करना है वो अपना प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, भाई हमको GST चाहिए, वो लैपटॉप का पैसा
वो भी देना ही पड़ेगा मेरे को, बट क्या वो मेरा ही चाहिए ना, मेरे को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि खाली जीएसटी कैसे दूंगा, मेरे को लैपटॉप का पैसा भी क्या करना पड़ेगा, पूरा पेमेंट दिखाना पड़ेगा। एंड दिखाओ मत दिखाओ, गवर्नमेंट को तो जीएसटी भरना पड़ेगा। वो कैसे दिखाना है, वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट है जो अपने को अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो मैं प्रैक्टिस में हम अलग तरह से उसको हैंडल करते हैं, बट गवर्नमेंट को जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो वहां से वो कॉन्सेप्ट है टीम डिस्टिंक्ट पर्सन। आपको समझा क्या? मैं पढ़ो अभी, मैंने आपको एक बेसिक थीम बता दी कि है क्या बेसिकली है। ऑनलाइन सबको समझा क्या कि क्या कॉन्सेप्ट है ये? ओके चलो तो अभी पढ़ते हैं फिर। देखो, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, एंड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मतलब उसको लेना है दूसरा रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट और यूटी, एक ही स्टेट में ले, या मोर देन वन स्टेट एंड यूटी, मोर देन वन स्टेट एंड यूटी, करेक्ट ना, मतलब एक स्टेट में ले या देखो मोर देन वन स्टेट मतलब, अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है सुनो, इसका मतलब यह है, सुनो सेक्शन 25(4) ये उसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है कि मैं महाराष्ट्र में ही रजिस्ट्रेशन 1 एंड 2 लेता हूं, यह है विद इन वन स्टेट, और मोर देन वन स्टेट और यूटी मतलब क्या, यूपी पे भी मैंने वैसे किया, मैंने 2 अलग अलग नंबर लिए हैं, है ना, तो इनको क्या माना जाएगा, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। इनको क्या माना जाएगा, डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। समझ में आ गया? एंड इस पे जीएसटी आएगा, उस पे क्या होगा, जीएसटी। अच्छा यहाँ पे मैं इंटरस्टेट सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है सब महाराष्ट्र से यूपी गया तो मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ विद इन स्टेट। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टेट में मोर देन 1 नंबर लिया है, तो महाराष्ट्र में जो सप्लाई होगा और यूपी में जो विद इन सप्लाई होगा 1 to 2 या 2 to 1, उस पर जीएसटी आएगा। हाँ यहाँ पे इसकी मैंने भी बात नहीं की है, तो इसका लॉजिक मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट क्यों लाया, क्योंकि क्या होता था अकाउंटिंग मिक्स हो जाता था आईटीसी का, तो बहुत बिजनेसमैन को कंफ्यूजन होता था, तो जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज थोड़ा से उनका कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि पहले मेरे को 1 रिटर्न फाइल करना पड़ता था, अभी मेरे को 4 रिटर्न फाइल करना, हर एक रजिस्ट्रेशन का 1 रिटर्न, तो 2 अगर आपने नंबर लिए तो मेरे को 2 बार रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे क्योंकि जंबर अलग है ना, तो कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गया, बट बिजनेसमैन ने वो एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि इससे चलेगा हमको, बट हमको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इज दिस क्लियर? ओके, तो इसका एक डायग्राम है, फाइल ही बंद कर दिया मैंने, देखो। सो बिफोर अमेंडमेंट है ना, मैंने एग्जाम्पल लिया था बिग बाजार, डबल बी का मतलब है बिग बाजार, क्या था कि चारों के लिए 1 ईयर रजिस्ट्रेशन ले लिया था उन्होंने, तो उसको सप्लाई नहीं मानते थे क्योंकि सभी महाराष्ट्र में थे, लेकिन मैंने ये पहला पार्ट हो गया। तो ये था बिफोर अमेंडमेंट, क्योंकि पहले क्या था, यू कैन टेक ओनली 1 नंबर, अलाउड नहीं था। अच्छा महाराष्ट्र में मैंने 2 अलग अलग बिजनेस है, मेरा क्लासेस का और सीमेंट का बिजनेस है, या तो मैं 1 नंबर ले सकता हूँ या तो 2, अभी दोनों ऑप्शन ओपन है ना। अगर मैंने 1 ही नंबर लिया तो ब्रांच ट्रांसफर माना जाएगा, 2 लिया तो भी ब्रांच ट्रांसफर माना जाएगा, बट पहले इस पे जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि नंबर एक ही है, दूसरे केस में क्या आएगा, जीएसटी आएगा। तो ये था आफ्टर अमेंडमेंट, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया उसके बाद ये था आफ्टर अमेंडमेंट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ऑनलाइन? ओके। एंड आफ्टर अमेंडमेंट फिर उन्होंने बिग बाजार को अलाउ कर दिया, मतलब सभी को। एग्जाम्पल मैंने बिग बाजार का लिया है, या विद इन महाराष्ट्र चाहे तो अलग अलग नंबर भी ले सकते हैं, या बट वो भी अलग ही लेते हैं क्योंकि बिग बाजार इतना बड़ा है कि वो मिक्स होगा मुश्किल। जैसे डीमार्ट है, अभी वो अगर महाराष्ट्र में जितने नंबर 1 कर दिया तो इतना बड़ा बिजनेस है तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डीडीपी। सो इफ यू वांट यू कैन टेक फोटोग्राफ। ये था सेक्शन 25(4), ये अति इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि चैप्टर 2 के सेक्शन बाय हार्ट करना है ना, मैं हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ, आप मेरे को बाद में व्हाट्सएप मत करना सब कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं जहाँ जहाँ पे IMP लिख के दे रहा हूँ वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है,
तो इज दिस टू बी लर्न विथ सेक्शन? यस, ये बाय हार्ट करना है सेक्शन, इसलिए अपन लिस्ट बना रहे हैं। चैप्टर 2 में मैंने आपको पूरा बनाने को बोला है, यहाँ पे सभी का नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसका ही बनाना है। ठीक है, चलो अभी मैं जाता हूं। अभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया तो क्या होगा? अभी अपन ने बात कौन सी की? विद इन स्टेट। नाउ लेट अस गो टू अनदर स्टेट एंड देन विल गो टू अनदर कंट्री, क्योंकि मेरा एक ब्रांच विद इन स्टेट भी हो सकता है, दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, एंड दूसरे कंट्री में भी हो सकता है। अरे हाँ या ना? माई सेकेंड ब्रांच कैन बी इन अनदर स्टेट और इट कैन बी अनदर कंट्री। पॉसिबल है कि नहीं? क्या नहीं पॉसिबल? तो उसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने फाइल ही बंद कर दिया, पता नहीं क्यों किया। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। ये मैंने बता दिया। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्ट्रेशन ईच शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। ये सेक्शन रटना है, बाद में व्हाट्सअप मत करना कि कौन सा सेक्शन लर्न करूं, ये सेक्शन रटना है। मैं बता रहा हूं कौन से लर्न करना है। 25(5) ये भी सेक्शन रटना है अच्छे से विथ सेक्शन। अभी एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट वेयर अ पर्सन इज ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन स्टेट यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट। मतलब मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट महाराष्ट्र में है जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, और मेरा और एक एस्टेब्लिशमेंट महाराष्ट्र के बाहर है। देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। हाँ, मतलब क्या है? अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। मतलब महाराष्ट्र में जो मेरा ब्रांच है उसका मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, उसका प्रॉब्लम नहीं। मेरा दूसरा जो ब्रांच है तिरुपति में, मैं उसका रजिस्ट्रेशन लिया है नहीं लिया फर्क नहीं पड़ता है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। अगर मैं वहां पे सप्लाई करता हूं, भले वो ब्रांच मेरा ही क्यों ना हो, पैन कार्ड सेम क्यों ना हो, उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। सर क्यों माना जाएगा? बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जब इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो उसका जो आईजीएसटी वो कौन से स्टेट को मिलना चाहिए? उस स्टेट को मिलना चाहिए ना, इसलिए वो अलग सप्लाई माना जाएगा। क्योंकि नंबर क्या है, मतलब यहाँ पे अच्छा जीएसटी नंबर एक तो हो ही नहीं सकता। सुनो, जीएसटी से हर एक जीएसटी का नंबर आपको हर एक स्टेट में अलग अलग लेना पड़ता है। आपका पैन कार्ड नंबर ऑल इंडिया लेवल पे सेम हो सकता है, जीएसटी नंबर कांट बी सेम। दिमाग में घुस गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो मैं पैन कार्ड नंबर, क्योंकि इनकम टैक्स खाली सेंट्रल लेवल पे, बट जीएसटी में क्या है, स्टेट को भी टैक्सेस मिलते हैं ना। तो स्टेट को टैक्सेस मिलने के लिए उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। एंड ये भी ध्यान रखना कि इंटरस्टेट सप्लाई में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इंटर सप्लाई में रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी। तो अगर मैं यहां से मेरे दूसरे ब्रांच को सप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास नंबर इधर भी नहीं उधर भी नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा मेरे को कंपलसरी, क्योंकि वो आईजीएसटी किसको मिलेगा? उनको मिलेगा। तो क्या लर्न करना है? इंटरस्टेट सप्लाई में रजिस्ट्रेशन। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा रजिस्ट्रेशन में। उसमें एक सेक्शन 24 है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, बट वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए है, बट अदरवाइज इंटरस्टेट सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। तो फिर मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, मेरे को जब भी इंटरस्टेट सप्लाई करना है मेरे को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, और वो मेरा ब्रांच भी हो तो भी जीएसटी आएगा, एंड सामने वाले ब्रांच को उस आईजीएसटी का क्रेडिट भी मिल जाएगा। एंड सेम अप्लाई होगा आउटसाइड कंट्री ऑल्सो। हाँ, मतलब मेरा कोई ब्रांच इंडिया के बाहर है एंड मैंने वहां पे सप्लाई किया तो भी उसको इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा, एंड मैंने वहां से सप्लाई लिया तो भी वो इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। लेकिन जब मैं वहां से सप्लाई लूंगा तो उसमें आरसीएम अप्लाई होगा, क्योंकि उनके देश में उनका जीएसटी है। तो अगर बाहर से मैं कोई सप्लाई लेता हूं मेरे ही एंटिटी से, करेक्ट ना, तो उसमें क्या आएगा? आरसीएम अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? आरसीएम। एंड जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, करेक्ट ना, तो वो भी इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। यस, बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे। कंपलसरी है इंटरस्टेट सप्लाई में, नॉट आईजीएसटी, इंटरस्टेट सप्लाई में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सब जगह। थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होता है, बट कुछ केसेस में है, जैसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए है। मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन में, तुम चाहे तो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 24 पढ़ लो, तो वहां पे लिखा है कि इंटरस्टेट सप्लाई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी।
3 एक्सेप्शंस है वो छोड़ के। इवन सर्विसेज के लिए भी 20 लाख का एग्जाम्शन है। कितना एग्जाम्शन है? हाँ, सर्विसेज के लिए 20 लाख का एग्जाम्शन है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए एग्जाम्शन है, जॉब वर्कर के लिए एग्जाम्शन है। तो ये 3 लोगों के लिए एग्जाम्शन है। ये 3 अगर केसेस नहीं रहेंगे देन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर मैं मेरा मोबाइल बेच रहा हूँ मेरे दूसरे स्टेट में, मेरे ब्रांच को, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो ये स्पेसिफिक गुड्स के लिए एंड कुछ सर्विसेज के लिए है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी आप इतना ध्यान में रखना कि इंटरस्टेट सप्लाई में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, जो अपन सेक्शन 24 में पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। वो पढ़ने के बाद आपको पूरा क्लैरिटी आएगा। तब तक आपको लगता है कि कंफ्यूजन ना हो तो आप सेक्शन 24 जाके पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी इजी। वहाँ पे लिखा है कि कौन से 3 केस में थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई होता है। वो छोड़ के बाकी कहीं पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होगा। फॉर एवरी रुपी यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर है क्या? तो विद इन सेम स्टेट हो, दूसरे स्टेट हो या दूसरे कंट्री में हो, दूसरे कंट्री में हो, रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। तो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा मतलब उस पे जीएसटी आएगा। ओके। हाँ, अभी अगर मैंने मेरे ब्रांच को इंडिया के बाहर भेजा है, उसमें कैसे देखो, उसमें ना एक्सपोर्ट के कुछ कंडीशंस है, वो फुलफिल किए तो जीएसटी नहीं आएगा। अगर एक्सपोर्ट के कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो फिर उस पर भी आईजीएसटी लगेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट एग्जाम कब है? जब पैसा फॉरेन करेंसी में इंडिया में आता है। अभी जब मैं ब्रांच को सप्लाई कर रहा हूँ, दे मे और मे नॉट पे, वो मेरे को दे भी सकते हैं या, हाँ, इसलिए वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। चलो नाउ नेक्स्ट, तो अपन ने 3 पर्सन के देखे डेफिनेशन। पहला नॉर्मल पर्सन है, इसमें इसका कुछ सेक्शन लर्न मत करो, बट इसमें ये लर्न करना अति इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर लायबल टू पे जीएसटी। ये दोनों विथ सेक्शन लर्न करना है। सेक्शन 25(4) क्या है, 25(5) क्या है, ये अपने लिस्ट में आना चाहिए एंड में। देन रजिस्टर पर्सन ओनली थ्योरी लर्न करना है, सेक्शन रटने की जरूरत नहीं है। मैं जहां पे बोल रहा हूं ना उतना ही रटना है, बाकी नहीं रटना है। हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बट डज नॉट इंक्लूड पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो जो बंदा सेक्शन 25 इज रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। तो जिसका, जैसे मैं, मेरे पास जीएसटी का नंबर है तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं। अभी ये आपने क्यों पढ़ा है सर? क्योंकि यहां पे एक नया वर्ड है जो है टैक्सेबल पर्सन। देखो अभी क्या लिखा है, टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर और लायबल टू बी रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24। अभी देखो इसका मतलब क्या है, शायद मेरे पास इसका पीपीटी है तो काम इजी हो जाएगा। अच्छा, ये 25(5) का एग्जाम्पल है। मेरा एक यूनिट महाराष्ट्र में जिसका रजिस्ट्रेशन है एंड दूसरा यूनिट आंध्र प्रदेश जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अब ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई माना जाएगा। हाँ, अभी देखो टैक्सेबल पर्सन में 2 इंक्लूड है। कौन है? हु इज रजिस्टर एंड हु इज लायबल टू रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है ना, ही इज बेस्ड ऑन टर्नओवर लिमिट। तो देयर आर 3 लिमिट्स इन जीएसटी। मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, आपको शायद पता भी रहेगा। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, है ना। ये तीनों लिमिट 3 चीजों पे डिपेंड होती है। ओनली गुड्स के लिए अलग लिमिट है ना, गुड्स प्लस सर्विस के लिए अलग है, सर्विस के, तो 3 चीजों पे डिपेंड है। ये कंबाइन है, गुड्स सर्विस का मिला के लिमिट है। मैं यहाँ पे हूँ, लायबल टू बे में आप आएंगे। आप जब आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आप लायबल जा सकते हो। तो सेक्शन 22 में क्या आएगा, क्या आएगा? टर्नओवर के बेसिस पे आएगा, है ना। मतलब ये जो है ना, ये वो है। तो टर्नओवर के बाद जब मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा तो मैं इस कैटेगरी में शिफ्ट हो जाऊंगा, रजिस्टर में। ओके, एंड ये सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ओके, अभी आपका क्वेश्चन है सर ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, लायबल वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने इसका आपको कल हिंट दिया था, अगर आपको याद है तो अपने को वर्ड सब जगह पे कल मैंने पढ़ाया था आपको कि वर्ड टैक्सेबल पर्सन की लिखा, मैंने लॉजिक बताया था
कि आप लायबल हो लेकिन आपने जीएसटी का नंबर नहीं लिया है, फिर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मैंने कहा था कि टर्नओवर 20 लाख के ऊपर गया है, 26 लाख हुआ है और आपने बाद में रजिस्ट्रेशन लिया तो डिफरेंस 6 लाख पे भी आपको जीएसटी का नंबर टेक्निकल देना पड़ेगा। प्रैक्टिकली वो झोल करते हैं वो अलग बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है, देना पड़ेगा, नहीं तो डेफिनेशन का मतलब ही नहीं है। प्रैक्टिकली भी इतना चीटिंग करना आसान नहीं है। वो आपके बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, बैलेंस शीट मांगते हैं जिसमें सेल दिखता ही 6, तो जो आपने ऊपर का 6 लाख का सेल किया उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा थ्योरेटिकली। अच्छा, वो 6 लाख का अपन सामने से कलेक्ट नहीं कर सकते, वो इंक्लूसिव माना जाएगा, क्योंकि बाहर अभी देगा क्या, नहीं देगा, बोलेगा तुम तुम्हारा देख लो, तुम क्या सो रहे थे क्या, तो 6 लाख जेब में से जाएगा। इसलिए फिर लोग क्या करते, पुराना बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं, पैन कार्ड नया ले लेते हैं और पूरा नया सिस्टम अप्लाई करके फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे दिखाते कि मेरा नया बिजनेस है। दिस इज द ट्रेंड इन इंडिया, क्योंकि अगर आपने वही पैन कार्ड दिया, वो बोलते बैंक स्टेटमेंट दो, वांदे हो जाएंगे ना। फिर बैंक स्टेटमेंट दिखो इतना पैसा आ रहा है, तो बोलते बैलेंस शीट दो, आईटीआर दो, तो लोग क्या करते फिर ऐसे झोलवे लोग, पूरा नया पैन कार्ड, नया फर्म फॉर्म करो, उस पर बिजनेस 2-3 महीने चलाओ एंड फिर अप्लाई करो रजिस्ट्रेशन के लिए। दैट इज द वे आउट, दूसरा कोई वे आउट नहीं है। ठीक है, उसमें भी पकड़े जाने के चांसेस है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द पॉसिबल वे आउट, क्या करते हैं लोग। क्योंकि एग्जिस्टिंग था तो उनको पूरा कुंडली उनके पास है ना तुम्हारा, वो प्रॉब्लम है। और पैन कार्ड और जीएसटी नंबर लिंक्ड है ना अभी, तो वो फटक से डेटा आ जाता है, तो नया एंटिटी फॉर्म करो। हमारे क्लाइंट का ऐसे होता, 32 लाख टर्नओवर किया भाई ने, 20 लाख 12 लाख, उसको पता ही नहीं कि जीएसटी वगैरह कुछ सिस्टम होता है। तो बाद में हमारे पास आया था, मेरे पास बोला कि सर अभी ये क्या करना है, बोला आपका सर टर्नओवर कितना है, 32 लाख, बोला आपने नंबर नहीं लिया, बोले मेरे को पुराने कंसल्टेंट ने बताया ही नहीं। बोला सर अभी आप इस बेसिस में मेरे पास आओगे तो आपको स्क्रूटिनी आएगा, क्योंकि नंबर नहीं ले पाएंगे अपन, वो सब मांगते हैं, और मैं वैसे लूंगा तो भी झोल करके, मतलब वो नहीं मांगा तो भी बाद में पकड़ेगा तो बहुत भरना पड़ेगा। तो अब काम करो, पूरा नया एंटिटी फॉर्म करो, इसको बंद कर दो सब, बैंक अकाउंट वगैरह सब। क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है इसका। तो नया फॉर्म चालू करो, नया बैंक अकाउंट खोलो, नया पैन कार्ड लो, 3-4 महीने बिजनेस करो, टर्नओवर लेके जाओ 15 लाख तक, फिर अपन उसको नंबर के लिए जाते हैं या वॉलंटरी नंबर ले लेते हैं, चलो सिंपल। हाँ, और पैन कार्ड से लिंक रहता है ना, तो नया पैन कार्ड लेके बैंक अकाउंट भी नया खोलने का, सब कुछ नया, न्यू बेबी, नो एग्जिस्टिंग बेबी। नए कपड़े नहीं लेना है बेबी को, बेबी बदल डालना है, पूरा नया एंटिटी, नया पैन कार्ड, नया बैंक अकाउंट, एवरीथिंग ब्रांड न्यू, एवरीथिंग। ऑफिस सेम चलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसा किया, 2-3 महीने बिजनेस चला है, फिर नंबर लिया। बोल रहा था कि सर इसी से नंबर लेके दो, बोला मैं आई एम नॉट रिलेटिव ऑफ निर्मला सीतारामन, है ना, मैं उनका जमाई वगैरह होता तो मैं कर देता, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट, है ना, लॉ रहता है ना, मैं क्या राष्ट्रपति हूँ कि मेरे मन की मर्जी कुछ भी कर डालूंगा। बोला मैं कर सकता हूँ, बट वो बैकफायर अगर हो गया तो 12 लाख के अंदर जो जीएसटी, वो पेनल्टी इंटरेस्ट सब भरना तुमको पड़ेगा। बाद में बोलना मत सर आपने बोला नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये गलत है, रिस्क लेके कर सकते हैं, बट आर यू रेडी टू पे 3-4 लाख रुपीज, बोला नहीं, फिर मैं बोलता हूँ ऐसा करो, बंद कर दो उसको। पूरा नया से किया, पैन कार्ड नया, नया फॉर्म का नाम बदल डाला, नए बिल बुक, सब कुछ नया है, चॉपेट लाइसेंस, पूरी जन्म कुंडली बदल डाली, बैंक अकाउंट नए, कुछ नया, क्या करेंगे, उसको बंद कर दिया। हाँ, अभी बोला एक रिस्क है, तुम जब रिटर्न फाइल करोगे, इनकम टैक्स वाले ने स्क्रूटिनी किया जीएसटी किधर है तुम्हारा, तो तुम जाओगे, वो रिस्क तो है। तो बोला रिटर्न भी फाइल, रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा, तो रिस्क लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि अभी इनकम टैक्स के पोर्टल से डेटा जीएसटी में जाता है। हाँ, तो वो इतना, वो भी अभी आसान नहीं रहा है, मतलब। पर इस बंदे का क्या, कुछ भी डिटेल नहीं ना गवर्नमेंट के पास, जीएसटी के पास, इसलिए वो बच गया। नंबर नहीं लिया ना, इसलिए बच गया। नंबर लेता तो उनके पास पैन नंबर चला जाता, वो उधर से डेटा खींच लेते हैं, नंबर नहीं लिया इसलिए बच गया वो। बोला अभी पूरा हर एक चीज स्टार्ट टू एंड नया बना दिया पूरा। बोला पूरा नया करो सर, नहीं तो फिर आपके भरोसे मैं करता हूँ। हाँ, मतलब कुछ आ गया तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुमको ऑफिसर को बताना है क्या है, क्योंकि मैं तो अभी बता रहा हूँ कि गलत है। बोला तुम सो रहे थे क्या, बोला नहीं, हमको कंसल्टेंट ने बताया ही नहीं।
बोला कैसे लोग कंसल्टेंट बनते हैं, क्या है क्लाइंट को मारने के काम है ना। ठीक है, छोटा मिस्टेक है क्या, 12 लाख का टर्न तुमको पता ही नहीं, 32 लाख टर्न हो गया और क्लाइंट को बोला नहीं। चलो, वैसे प्रैक्टिस में बहुत नए नए एक्सपीरियंस आते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली मेरा फंडा क्लियर, मैं ऐसे उल्टे सुलटे काम करता ही नहीं है, अपना फंडा एकदम क्लियर है। ज़्यादा पैसे चार्ज करने के मेरे को उल्टा सुलटा काम करना पड़ता है अपने को। उल्टा मैं जो है वो लीगली काम करता हूँ, मैं इलीगल लोगों का काम ही नहीं करता हूँ। मैं दोस्त का नंबर देता हूँ, वो सब करता है। हाँ, अपना एकदम सिंपल फंड, अपने को उल्टे सुलटे काम ही नहीं करना है। रात को घर पे जाने का 1 मिनट में नींद आनी चाहिए। और किसी ने उंगली रखी, इन्होंने हमको फंसाया, क्योंकि एक क्लाइंट है ना, अभी काम करके लेता है, बाद में बोलते तुम्हारी वजह से हुआ, और नाम मार्केट में मेरा खराब होगा फिर। इसलिए मैं वैसे काम ही नहीं करता कि मेरा नाम खराब। मैं डायरेक्ट मुंह पे बोलता हूँ किसी से गलत है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको नंबर देता हूँ, ये कर देंगे। वो फीस के लिए अपना नाम क्यों खराब करने का ना, क्या होगा, पैसा कम मिलेगा बट वो नाम इंपॉर्टेंट है। नाम खराब होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना फिर। और उल्टा उससे मेरे क्लाइंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि पता है कि आदमी के पास रिलायबिलिटी है, तो उल्टे मेरे काम बढ़ गए इसकी वजह से, कम नहीं हुए। क्योंकि कुछ लोगों को तो कंसल्ट में डाउट था कि ये कंसल्टेंट क्या बताएगा खुद के फायदे के लिए, कुछ तो उल्टा सुल्टा बताएगा, तो मेरा उल्टा हो गया। बिकॉज ऑफ दिस अभी हमारा फॉर्म को ऐसा हो कि अच्छे क्लाइंट अपने पास आते हैं, क्योंकि सब कुछ ईमानदारी से करना है। झोल करना क्या मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर क्या है, मैंने डिसाइड किया तो फिर मैं हर साल एक होंडा सिटी फ्री में निकल सकता हूँ आराम से। अगर मैं डिसाइड किया कि इनकम टैक्स के बैंड बजानी है, जीएसटी की, तो मेरे लिए वो 1 मिनट का काम है, पर अपने को उल्टे सुल्टे काम नहीं करना है। नहीं, मेरा न्यू ऑफिस का काम चालू है, वो अभी इंटीरियर चालू है। हाँ, ऊपर मेरा ही काम चालू है, तो बट क्या मेरा भाई है ना सगा, इसलिए वो आराम से कर रहा है। हाँ, तो वो उसको अभी सुबह आज मैं इंजेक्शन दे के आया हूँ, बोला भाई तू कर क्या रहा है ना, ऐसा मत कर, बोला जमते का देख तो मेरे पास और भी इंटीरियर है, बोला मेरे बहुत सारे क्लाइंट इंटीरियर वो भी है। नहीं, बोला भैया फास्ट कर, तो बोला कर भाई ऐसे मत कर, है ना, संडे को छुट्टी, फ्राइडे को छुट्टी, बोला ऐसे थोड़ी होता है, तो तू फटाक से कर, बोला नहीं तो मैं इंटीरियर बदल दूंगा। बोला करता हूँ फास्ट। चलो, सो एनीवेज, तो ये ऐसे होता है, तो ये ध्यान में रखना है अपने को कि टर्नओवर ऊपर गया तो फिर लायबल हो गए तो। हाँ, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया। आप बोलेंगे ऐसा बहुत लोग तो डायरेक्ट लेते हैं, वो करते हैं, बट जिस दिन वो बैकफायर होगा ना, बैंड बाजा बारात एक साथ निकलता है फिर। वो करने के लिए क्या मैं भी कर सकता हूँ, बट अपन क्लाइंट को बता के करेंगे ना तो ही इज प्रिपेयर्ड। कंसल्टेंट क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो जब आता है तो भाग जाता है फिर वो। हाँ, ऐसे कितने केसेस हमारे पास आते हैं, किसी कंसल्टेंट ने बोला था, बाद में अभी वो कुछ कॉपरेट नहीं कर रहे, आप हमारे अपील के केसेस ले लो। हम लेते नहीं वैसे, क्योंकि क्या वो आधा रिटर्न उसने फाइल किया रहता है, अकाउंटिंग उसको उसने क्या झोल किया वो, तो अपन फाइट नहीं कर सकते। तो अपन ऐसे आधे केस लेते नहीं है, मतलब आधा ऑपरेशन उसने किया, बचाओ मैं करूँगा, समझता नहीं ना क्या करना है। चलो आइए, अभी नेक्स्ट पर्सन है सीटीपी एंड एनटीपी। इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नहीं लर्न करना है, मैं जहाँ पे बोलता हूँ वही सेक्शन लर्न करना है। कैजुअल टैक्सल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सल पर्सन। अभी सीटीपी होता क्या, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल। कृपा तुम कहाँ से हो बताओ, इंडिया में कौन से सिटी से हो, स्टेट मत बताना मैडम। कृपा शायद चाय पीने गई, मेरे को अकेला छोड़ के चाय पीने गई, गलत बात है कृपा है, इसलिए मैं बीच में क्वेश्चन पूछते रहता हूँ। कृपा आर यू देयर? देखो चाय पीने गई हो, मैं पकड़ा के नहीं गई से, है ना, ये वो जिम में वगैरह रहेगी कि यहाँ पे विपुल सर का क्लास चालू है, बाद में देखेंगे तो दिमाग हैंग हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। संजना तुम कहाँ से हो? अच्छा, ये भी सभी इंदौर से ही है। एमपी में कुछ प्रॉब्लम लगता है, एमपी के मैक्सिमम स्टूडेंट अपने पास है ना, मैक्सिमम। वहाँ पे इतने अच्छे क्लासेस नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना। एनीवेज,
चलो ना हो तो अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा नहीं है क्या? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। पुणे में अच्छे हैं ना पलक? मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ? तुमने पैसा भर दिया, ऑप्शन नहीं है वैसे, बट मेरा काम है पूछना। ओके चलो, यस पुणे तो बेस्ट है, डाउट ही नहीं। ओके ना हो अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे संजना का। तो संजना भी इंदौर में इंडोर बैठी है, मतलब घर में बैठी है वो। अभी उसका कोई बिजनेस है, उसको महाराष्ट्र पुणे आना है बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना? तो उसको बोला जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसको क्या बोला जाता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अभी और उसको महाराष्ट्र में जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। मतलब उसका एमपी में टर्नओवर, इंदौर मतलब एमपी, वो बोले थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, तो उसका एमपी में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, उस पर सीटीपी पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि वो रजिस्टर है तो ही लेना है क्या। क्योंकि देखो कंफ्यूजन कहाँ पे, टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे लिया जाता है सेम पैन कार्ड, बट सीटीपी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होगा। तो ये थोड़ा मतलब गलत है, इसमें अभी क्लैरिटी आना बाकी है जीएसटी में। मतलब इवन काउंसिल इज ऑल्सो नॉट श्योर व्हाट इज टू बी डन, कि उसका कहना है कि सर मेरे पास नंबर, मेरा बिजनेस छोटा है और आप मेरे को नंबर लेने के लिए बोल रहे हैं, बट कंपलसरी है। तो एज ऑफ नो मैं उसका आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जीएसटी में भी उस पर क्लैरिटी नहीं है कि क्या होना चाहिए, कि वहाँ पे अगर नंबर है तो फिर मेरे को यहाँ पे लेना है क्या, या वहाँ पे नहीं तो लेना है क्या? लेना है, क्योंकि इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 24। तो उसका एमपी में क्या स्टेटस है मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा। तो शी विल कम हियर फॉर 10 days एंड वो एग्जीबिशन में उसके गुड्स बेचना चाहती है, करेक्ट ना? तो या सर्विस दोनों के लिए है, गुड्स के लिए भी है, सर्विस है, या दोनों है। तो उसको जीएसटी का नंबर लेना है या नहीं लेना है? उसको जीएसटी नंबर लेना है या नहीं लेना है? तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसको बोला जाता है सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बिजनेस स्टार्ट होने के 5 दिन पहले अपने को एडवांस में अप्लाई करना पड़ता है, और एडवांस में जीएसटी भरना पड़ता है। तो जीएसटी में एक ही जगह पे एडवांस टैक्स है, वो ये है सीटीपी एंड एनआरडीपी। इट्स नॉट इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स। ये जीएसटी में एडवांस में जीएसटी भरना पड़ता है इन दोनों के लिए। तो इनका एग्जीबिशन स्टार्ट होने के 5 दिन पहले उनको अप्लाई करना पड़ेगा। उनको एक टेम्पररी नंबर मिलेगा, बाय यूजिंग दैट नंबर दे विल पे जीएसटी एंड देन ओनली दे कैन स्टार्ट बिजनेस। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जीएसटी तो कलेक्ट करते हैं एंड बाद में भाग जाते हैं। अभी ऐसे एक स्टेट में रोज के हजारों एग्जीबिशन चालू रहते हैं, गवर्नमेंट किसके पीछे भागेगी? इसलिए उनको बोला कि तुम पहले जीएसटी भरो। तो शी विल हैव टू एस्टिमेट हर टर्नओवर कि अगले 10 दिन में कितना बिजनेस वो करेगी, एंड एस्टिमेटेड जीएसटी उसको भरना है, देन ओनली शी कैन कंटिन्यू द बिजनेस। तो ये मैं रजिस्ट्रेशन में अगेन आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो उसको बोलते सीटीपी। एंड जहाँ पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए, हाँ उसका यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, हाँ मतलब वो टेम्पररी 10 दिन के लिए आ रही है। अगर उसका ऑलरेडी महाराष्ट्र में ब्रांच है संजना का, तो फिर उसको सीटीपी की जरूरत नहीं, उसके पास ऑलरेडी नंबर है। ठीक है, इज दिस क्लियर? उसको बोलते हैं सीटीपी। नेक्स्ट इज एनआरटीपी। नाउ एनआरटीपी में एग्जांपल लूंगा क्रिसगेल का, मेरा फेवरेट एग्जांपल है। तो क्रिसगेल अभी रिटायर हो चुका है, वेस्ट इंडीज से इंडिया आया है, वेस्ट इंडीज से इंडिया आया। नाउ क्यों इंडिया में आया है? फेयर एंड हैंडसम बेचने के लिए इंडिया आया है, राइट ना? तो वेस्ट इंडीज में एक वो जो फेस क्रीम लगाता है फेयर एंड हैंडसम, करेक्ट ना? तो वो इंडिया में बेचने के लिए आया है, तो उसको बोलते हैं एनआरटीपी। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, 5 दिन पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जीएसटी का नंबर उसको लेना पड़ेगा। एंड दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? इन दोनों का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इन दोनों का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ओके, तो आगे जाके इसका मैंने शायद डिस्टिंग्विश दिया है एंड में शायद, तो ये मैं वापस पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। सीटीपी एनआरटीपी पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैंने डिटेल में डिस्कशन दिया है, तो वो मैं बताऊंगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रेवेन्यू का कंसर्न था, इसलिए उनके लिए रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कंपलसरी। क्योंकि ये लोग 8-10 दिन बिजनेस करने को आएंगे और बाद में भाग जाएंगे, और कितने लोगों के पीछे गवर्नमेंट भागेगी? उतना काम है क्या गवर्नमेंट को? इसलिए बोल कि नहीं कंपलसरी है। ठीक है, तो गाइज ये पर्सन के 7 टाइप्स मैंने बता दिया, 7 डेफिनेशन। पहला ओनली पर्सन, दूसरा डीम्ड डिस्टिंक्ट, तीसरा रजिस्टर्ड पर्सन,
टैक्सल पर्सन, कैजुअल टैक्सल पर्सन एंड यस एंड हाँ, बस ये 6 टाइप्स के अपन ने पर्सन देख लिए। इससे ज्यादा पर्सन के कोई भी डेफिनेशन जीएसटी में नहीं है। एनी क्वेश्चन? ये मैंने पहले क्यों पढ़ा है, क्योंकि बाद में वर्ड आएगा ना, टैक्सल पर्सन, रजिस्टर पर्सन, एनआरटीपी, सीटीपी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ये वर्ड 6 वर्ड्स में से कोई ना कोई वर्ड आता ही रहेगा, तो आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑनलाइन ओके। अच्छा, कृपा अभी भी चाय पीने के लिए गई है, वो आई नहीं है। गुड, कैसे पकड़ ले देखो। अच्छा कृपा बैक, कृपा तुम कहाँ पे गई थी हमको छोड़ के लेक्चर में? अच्छा वनीता भी थी शायद। ओके, अच्छा नेटवर्क इशू था। ओके चलो, नाउ हु इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये मैंने आपको आई थिंक 9-5 बताया था कि जो लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म देता है। पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट, मैनेजेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अच्छा अभी ईसीओ के लिए क्यों पढ़ना है? उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ईसीओ के लिए अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, ओला हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, टोमेटो हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अच्छा इनके लिए एक सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 52, जहां पे उनको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, बट इस पर डिस्कशन बाद में होगा, ठीक है। अच्छा अभी ये टीसीएस कब कट होगा मैं आपको बताता हूं। अभी ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है गाइस, समझने की कोशिश करो। जब भी ईसीओ पैसा कलेक्ट करेगा ना एंड मेरे को देगा, तब भी टीसीएस कट होगा। अगर ईसीओ खाली ऑर्डर ले रहा है, पैसा डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है सीओडी बेसिस, पता है ना, कैश ऑन डिलीवरी, उस केस में ईसीओ टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। तो जहां पे मैं अमेजोन के थ्रू गुड्स मंगाता हूँ, जहां पे डायरेक्ट मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ, मतलब बायर जो भी, जहां पे आप अमेजोन के थ्रू पेमेंट करते हैं एंड फिर वो मेरे को पे करते, तो टीसीएस कट होगा। लेकिन सीओडी बेसिस से तो पैसा अमेजोन को नहीं आता, डायरेक्टली पैसा मैं उनको देता और वो डायरेक्टली डीलर को मिलता है, एंड अमेजोन को बाद में उनको कमीशन देना पड़ता है मेरे को, वैसा है वो। तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। मैं सेक्शन 52 डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा अभी ये तीनों आप पढ़ लो, बताओ आपको क्या समझा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Amazon and Flipkart are e-commerce operator because they are facilitating actual supply of goods through their platform. इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस मॉडल, फुलफिलमेंट मॉडल। Amazon, Flipkart will not be treated e-commerce in relation to those supply in which they make on their own account inventory model। मतलब Amazon, Flipkart क्या करता है, खुद चीजें खरीद के रखता है यानी वो खुद ही बेचता है। मतलब क्या, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक जनरल एग्जाम्पल, Amazon फायर स्टिक, बोलो ये किसका प्रोडक्ट है? ये खुद ही बेचते, तो उसके लिए वो ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने कहा था कि मैं मेरे वेबसाइट पे मेरे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, हाँ, जो दूसरों को प्लेटफॉर्म देता वो है। अच्छा अभी अमेजन ने क्या किया, लीवाइस के टी शर्ट्स खरीदे खुद बेचने के लिए, इन्वेंट्री मॉडल। इसलिए तो उनका डीलर इतना टाइमली क्यों आता है, दे बाय देयर ओन। हाँ कुछ वेंडर भी उनसे जुड़ते हैं, कुछ अमेजन खुद भी बेचता है, इसलिए उनका तो डिलीवरी कभी भी डिले नहीं होता। मतलब एकदम एक आधा केस में डिले होता है, बट अदरवाइज उनका कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो उनके वो इमीडिएटली देखो आपको 2 घंटे में आता है कि योर प्रोडक्ट डिस्पैच, क्योंकि उनका इन्वेंट्री रहता है। तो खुद का अगर है तो भी वो ईसीओ नहीं होगा, दूसरों को अलाउ करे तो ईसीओ होगा। एंड लास्ट देखो, XYZ इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइंग लैपटॉप थ्रू इज ओन वेबसाइट वुड नॉट बी कंसिडर एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन। चलो नाउ हु इज सप्लायर। जीएसटी में 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो एक कौन है, सप्लायर, एंड दूसरा रिसिपिएंट। क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा एंड रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट देगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड हु इज सप्लायर। एक सेकंड ना, पेन का मार्जिन ये हाँ,
Supplier in relation to good service both means person supplies said good service both and shall include agent acting on behalf of such supplier. करेक्ट. मतलब क्या है? मतलब सप्लायर, मैं भी सप्लायर होऊंगा जो मेरा एजेंट है. हाँ, अभी ध्यान रखना, एजेंट के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ध्यान रखना. अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है मैंने बताया आपको. लिस्ट बना रहे हैं घर पे जो अभी तक मैंने पढ़ा है. ECO, RCM, CTP एंड NRTP, ध्यान में रखना. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कहाँ कहाँ पे है? ECO, दूसरा RCM, CTP एंड NRTP. ये लिस्ट मैं अभी क्यों प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, ताकि जब अपन सेक्शन 24 में जाएंगे अपने को पढ़ने के लिए कुछ रहेगा नहीं. आधा जितना पॉसिबल उतना अपन पहले से प्रिपेयर कर, यही लिस्ट वहां पे दिया है. करेक्ट ना? तो एजेंट के लिए भी रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है. ठीक है, चलो. नाउ हु इज द रिसिपिएंट? अच्छा, रिसिपिएंट कौन है? जैसे अभी मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो रिसिपिएंट कौन है? आप. अच्छा, ये क्यों पढ़ना है सर? क्योंकि रिसिपिएंट के लोकेशन के ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड होगा. उसके ऊपर डिसाइड होगा कि ये इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है. उसके ऊपर डिसाइड होगा कि कौन सा टैक्स लगेगा. उसके ऊपर डिसाइड होगा किस स्टेट को मिलेगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैंने कहा जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे ना हम कुछ भी नहीं कर सकते. वेयर कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ, द पर्सन हु इज लायबल टू पे. जैसे आपने क्लास लगाया है, डिड यू पे द कंसिडरेशन? बताओ, आप सबने कंसिडरेशन दिया है क्या? दिया है. तो जिस बंदे ने कंसिडरेशन दिया वो हमारे लिए क्या है? रिसिपिएंट है. वेयर नो कंसिडरेशन पेएबल, क्यों? मैं मेरी सिस्टर को फ्री में पढ़ा रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट को तो GST देना पड़ेगा ना. तो द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर और मेड अवेलेबल और टू हुम द पोजेशन ऑफ गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल. तो मैं फ्री में भी पढ़ा रहा हूं तो भी मैंने जिसको गुड्स दिए, जिसको सर्विस दिया, वो जो बंदा है वो माना जाएगा. एंड ये C चाहिए, ये गलत हो, ये C चाहिए. वेयर नो कंसिडरेशन पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सेम ही है. तो देखो फर्क क्या है. पहला पॉइंट में गुड सर्विस को कंबाइन कवर किया है क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन है. एंड जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, गुड्स का पॉइंट अलग है, सर्विसेज का पॉइंट अलग है. क्योंकि गुड्स टेंजिबल है, इसलिए लिखा है कि जब हमने गुड्स का डिलीवरी दिया तब. बट सर्विसेज आर इनटेंजिबल ना, इसलिए उसको अलग लिखा. करेक्ट ना? ऐसा है. ठीक है. एंड उसमें एजेंट भी इंक्लूड होगा. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बोलो. चलो, तो ये कुछ काम का नहीं, मतलब है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम सप्लाई. एग्जाम सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बोथ. मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ तीनों के लिए एप्लीकेबल है. विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, विच में बी होनली एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट, एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई. इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई. उसमें 3 चीजें इंक्लूड है. एक है नील रेटेड सप्लाई, दूसरा है होनली एग्जेम फ्रॉम टैक्स एंड तीसरा नॉन टैक्सेबल. अभी इन तीनों में अपने को फर्क देखना है. क्या फर्क है तीनों में? तीनों पे GST तो आएगा नहीं, फिर तीनों में फर्क क्या है? एंड अगर GST आएगा नहीं तो 3 क्यों बनाए गवर्नमेंट ने? इसका लॉजिक समझना है अपने को. ये 3 क्यों है? अगर GST है नहीं ना तो एक ही लिखते हैं ना, एग्जाम सप्लाई नो GST. ये 3 नाम क्यों दिए? तो इन 3 नाम में फर्क है. कोई बता सकता है आप में से तीनों में फर्क क्या है? एग्जाम नहीं, इन तीनों में. नील रेटेड, होली एग्जाम. अच्छा, तुम सेकंड बता रहे. ओके ओके, हाँ. ठीक है, अच्छा तुमने बताया. ओके, गुड. पलक तुमने अच्छा आंसर दिया, तुम दोनों ने भी अच्छा आंसर दिया है. ओके गुड, काफी लोगों ने अच्छा ट्राई किया. मैं एक बार बता देता हूँ. नील रेट का मतलब है रेट इच नील है, 0%.
करेक्ट ना। तो उस पर रेट है, बट व्हाट इज द रेट? 0%। उस पर तो नील रेटेड, मतलब जीएसटी लॉ में कवर्ड है बट रेट इज 0%, है ना। मतलब उस पर गवर्नमेंट जीएसटी लेना चाहती है बट उसको कवर कर रखा है, तो आगे जाके वो रेट, मतलब उसको 5% डाल दे तो जीएसटी आ जाएगा। मतलब वो गुड्स लेविएबल है बट लेवीज एट नील रेट, लेवी हुआ है बट एट नील रेट। एग्जेम्प्टेड गुड्स मतलब उस पर जीएसटी है, जैसे ये रिमोट है, रिमोट पे अभी जीएसटी है बट गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए एग्जाम्पशन दिया है। वैक्सीन, कोविड का जो वैक्सीन था, वैक्सीन पे जीएसटी आता है क्या? आता है, बट कोविड के वैक्सीन के लिए एग्जाम्पशन था। तो जिस दिन वो एग्जाम्पशन हट जाएगा उस दिन जीएसटी वापस क्या होगा? अप्लाई। तो नील और होली एग्जेम्प्ट में फर्क क्या है? नील में रेट इज नील है तो उस पर कभी आएगा नहीं, जैसे कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आते हैं। एंड होली एग्जेम्प्ट में रेट है बट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू टाइमिंग बोला है कि इस पे जीएसटी नहीं आएगा, तो जिस दिन वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाएगा उस पे जो रेट है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। करेक्ट, अभय ने भी सही कहा है, परफेक्ट, अभय ने बराबर कहा है, पलक ने भी अच्छा आंसर दिया है। नाउ नॉन टैक्सेबल सप्लाई मैंने आपको 2 बार लिख के दिया है चैप्टर 1 में। बोलो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कितने गुड्स आते हैं? कितने गुड्स? 5 या 6? जो लोग 5 बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं, 6 आते हैं। अल्कोहलिक लिकर भी उसमें लेना है ना, उस पर तो जीएसटी आता नहीं ना। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या आता है? गुड्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी, वो 5 भी आएंगे प्लस अल्कोहलिक लिकर भी 6 आएंगे, मतलब देखा जाए तो। अच्छा, अभी मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, पहले 2 में और लास्ट में फर्क है। पहले 2 और लास्ट में फर्क है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले 2 जीएसटी लॉ में कवर्ड है बट टैक्स नहीं है, लास्ट वाले जीएसटी लॉ में कवर्ड नहीं है। तुमको जीएसटी लॉ में लाने के लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेके पहले उसको जीएसटी एक्ट में लाना पड़ेगा, उसके बाद जीएसटी लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो पहले जो 2 है, पहले जो क्या है 2 है, वो लॉ में है, जीएसटी एक्ट में है वो गुड्स, बट गवर्नमेंट अभी उस पर टैक्स नहीं लेना चाहती। एंड लास्ट वाला बोलो पेट्रोल है क्या जीएसटी एक्ट में? नहीं। तो पहले काउंसिल रिकमेंड करेगा, फिर पार्लियामेंट में अप्रूवल होगा, उसके बाद वो जीएसटी लॉ में लाया जाएगा। तो लास्ट वाले गुड्स जीएसटी लॉ में है नहीं, तो उसमें अगर लेवी करना है तो पहले पार्लियामेंट का मंजूरी लेना पड़ेगा। ऊपर के 2 में ऑलरेडी लेवी है, बट तो नोटिफिकेशन पास किया तो इमीडिएटली उस पर लेवी हो जाए, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है ना, काउंसिल के हिसाब से वो, दैट इज द डिफरेंस। करेक्ट ना। आदित्य, अपने को जानने की जरूरत नहीं है, तुम गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत बड़ा लिस्ट है, मतलब मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा, उसका टैरिफ बहुत बड़ा है जीएसटी का, तो तुमको देखने पड़ेंगे, बहुत सारे गुड्स है। एंड अपन एग्रीकल्चर रेटेड कमोडिटीज पे 0% है मोस्टली। ओके, नाउ तो ये मैंने दिया है, ये आपको पढ़ना है। अभी देखो कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इज इट टैक्सेबल सप्लाई? नो। इज इट एग्जाम्प्ट सप्लाई? यस। एग्जाम्प्ट सप्लाई में लास्ट कैटेगरी में आता है, कौन से? इसमें नॉट टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई बियर शैम्पू मैंने कहा था, इसमें भी अल्कोहल यूज होता है, बट कौन से अल्कोहल पे जीएसटी नहीं आएगा? ह्यूमन कंजम्पशन वाले, है ना। ये अल्कोहलिक लिकर है तो इस पे जीएसटी आएगा, तो ये एग्जाम सप्लाई है क्या? नहीं, ये एग्जाम सप्लाई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो अल्कोहल परफ्यूम में यूज होता है उस पे जीएसटी आएगा। क्या ओनली अल्कोहल पे आएगा? हाँ आएगा ना, यस, ओनली अल्कोहल पे तो एक्साइज ड्यूटी आएगा ही। एंड जब अल्कोहल ये बियर शैम्पू में मिक्स होगा तो बियर शैम्पू के ऊपर जीएसटी आएगा वापस। करेक्ट? नहीं ना, बियर शैम्पू भी नहीं आएगा, इसमें जो अल्कोहल यूज हुआ उस पे आएगा। तो बियर शैम्पू बनाने के लिए मैंने जो अल्कोहल लिया उस पे आएगा ना, लेकिन बियर शैम्पू पे क्या आएगा? जीएसटी आएगा। डाउट क्लियर ना? हाँ, तो ये एग्जाम सप्लाई नहीं है। नील रेट, यस, जीएसटी लेवल की मैंने कहा था कि पहले तो लॉ में है गवर्नमेंट जीएसटी, तो जीएसटी लेवल है क्या? है, लेकिन अभी वो एग्जाम्प्ट है। सप्लाई विच इज ओनली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 11, अपन ने सेक्शन 6 पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, 11 पढ़ना बाकी है। जीएसटी लेविएबल है बट गवर्नमेंट अभी नहीं लेना चाहती। पेट्रोल डीजल ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, बोलो आरसीएम, जीएसटी लेवल, ये एग्जाम सप्लाई नहीं है। टोबैको
टोबैको पे एक्साइज भी आएगा और जीएसटी भी आएगा, तो ये एग्जाम सप्लाई नहीं है। इज दिस क्लियर? अभी अपने को देखना है जीरो रेटेड सप्लाई वर्सेस एग्जाम सप्लाई में डिफरेंस क्या है। तो पहले आपको लिखना है मीनिंग कि जीरो रेटेड सप्लाई मतलब सप्लाई टू एसीजेड वगैरह वगैरह, यहाँ पे लिखना है नील रेटेड होल एग्जाम। सेकंड जो डिफरेंस है आईटीसी अवेलेबल, यहाँ पे आईटीसी नॉट अवेलेबल। बस ये 2 मार्क के लिए डिफरेंस एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अच्छे से लिखना है घर पे। इज दिस क्लियर? बस आज अपन इतना ही करने वाले हैं। तो आज अपन ने कुछ डेफिनेशंस पढ़े हैं, कल और डेफिनेशंस पढ़ेंगे एंड उसके बाद अपन सप्लाई में डिटेल में घुस जाएंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।